मधुबन राज्य के राजा उदयभान के दो सैनिक अपने कंधों पर एक डोली को थामे हुए घने जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। डोली के अंदर मधुबन राज्य की इकलौती पुत्री राजकुमारी रूपमती बैठी हुई थी। अरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे डोली का भार हल्का हो गया है? हाँ, मैं भी काफी देर से यही सोच रहा हूँ और डोली के अंदर कोई हलचल भी महसूस नहीं हो रही है। राजकुमारी जी आप सो रही हैं? क्या आप ठीक तो हैं ना राजकुमारी जी? पहले सैनिक ने जैसे ही डोली के अंदर झांक कर देखा तो डोली के अंदर कोई नहीं था। अरे बाप रे, डोली के अंदर तो राजकुमारी है ही नहीं। हमें तुरंत इस बात की सूचना महाराज को देनी चाहिए। चलो। कुछ ही देर में वो दरबार में खड़े थे। पहला सैनिक राजा उदयभान को सारी घटना बताने लगा। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? राजकुमारी डोली के अंदर से गायब कैसे हो सकती हैं? आखिर डोली से उनके गायब होने का रहस्य क्या है? राजा उदयभान अपनी पुत्री रूपमती के साथ घने जंगल में खड़े थे। पिताजी, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन राजकुमारी, हम यहाँ शिकार करने आए हैं, जंगल की सुंदरता देखने नहीं। तभी अचानक झाड़ियों से उछलता हुआ एक शेर आ गया और राजकुमारी को घूरने लगा। तभी सबके कानों में एक भारी आवाज गूंजी। रुक जाओ शेर, अपने बढ़ते हुए कदम को यहीं रोक लो, अन्यथा मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। रुक जाओ। शेर के कदम तुरंत रुक गए। राजा उदयभान और रूपमती ने देखा कि सामने एक साधु खड़े थे और शेर को घूर रहे थे। कुछ ही पलों में शेर नजरें झुकाकर साधु के सामने खड़ा हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी रूपमती पर आक्रमण करने की? राजकुमारी रूपमती के ग्रहों की दशा बड़ी गड़बड़ है, और जब किसी राजकुमारी की ग्रह दशा बिगड़ती है तो हम शेरों की प्रजाति उसे खाने से खुद को रोक नहीं पाती। विश्वास करो, अगर वो महल में भी होती तो भी मैं वहां पहुंच जाता। ओम भट्ट स्वाहा, दफा हो जा यहाँ से और आइंदा मेरे जंगल में दिखाई मत देना। जा यहाँ से। शेर दबे पांव वहां से भागा। प्रणाम स्वीकार करें साधु महाराज, आश्चर्यचकित हूं मैं। मतलब पहली बार हमने किसी शेर को मनुष्य की आवाज में बोलते हुए देखा। महाराज, ये मेरा ही चमत्कार था। जब भी कोई जानवर मेरे सामने आता है तो मैं उसे बोलने की शक्ति देता हूँ ताकि बातचीत आसान हो जाए। लेकिन शेर ने जो कहा वो सच कहा। राजकुमारी रूपमती के ग्रहों की महादशा वास्तव में गड़बड़ है। उनकी जान को केवल शेर से नहीं बल्कि किसी भी जानवर से खतरा हो सकता है। ओह, तो साधु महाराज, फिर मेरी पुत्री की रक्षा तो कीजिए, कोई उपाय तो बताइए। साधु ने मंत्र पढ़ा और कुछ ही क्षणों में उनके हाथों में एक सोने का कंगन प्रकट हुआ। ये कंगन लो, इसे अपनी पुत्री को पहना दो। ध्यान रहे राजन, ये कंगन किसी भी कीमत पर रूपमती के हाथों से उतरना नहीं चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। राजा उदयभान ने तुरंत राजकुमारी को वो कंगन पहना दिया। साधु महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप रहते कहाँ हैं? राजन, मैं यहीं पास के मंदिर के समीप एक वृक्ष के नीचे रहता हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। हाँ, साधु महाराज, यकीन मानिए हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इसमें उपकार की क्या बात है महाराज? जब कभी आपकी पुत्री सपने में जंगल के किसी मंदिर को देखे तो उन्हें
मंदिर के दर्शन के लिए भेज दीजिएगा। हो सकता है कि उस पवित्र मंदिर के दर्शन से उनकी ग्रह दशा ठीक हो जाए। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। कुछ देर बाद राजा उदयभान सभी के साथ अपने महल लौट आए। मधुबन राज्य के पीपलपुर नामक गांव में पारस नाम का एक छोटा व्यापारी रहा करता था। वो छोटे छोटे सामान दूसरे गांव में बेचकर अपना गुजारा करता था। पारस के पास एक घोड़ा था जो उससे मनुष्य की आवाज में बात करता था, परंतु उस रहस्य को केवल पारस ही जानता था। एक दिन पारस दूसरे गांव में खड़ा था, तभी घोड़ा आहिस्ता से पारस से बोला, अरे ओ पारस, मेरे मित्र, जरा सामने तो देखो, कुछ लोगों की भीड़ लगी है। लगता है जैसे वहाँ कोई तमाशा या खेल दिखाया जा रहा है। अरे हमदम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि गांव में मुझसे ये मनुष्य की आवाज में बात मत किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? दरअसल पारस अपने घोड़े को प्रेम से हमदम कहता था। पारस, मेरे मित्र, मैंने तुमसे बहुत धीरे से बात की है, चिंता मत करो, कोई नहीं सुन पाएगा। हाँ। और अगर किसी ने सुन लिया तो? अरे भाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर किसी ने तुम्हें मनुष्य की आवाज में बोलते हुए देख लिया ना, तो लोग तुम्हें दुश्मन समझेंगे और डर जाएंगे। समझा करो भाई। जब पहली बार मैंने तुम्हारे सामने मनुष्य की आवाज में बात की थी, तब तुम क्यों नहीं डरे थे? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि तुमने उसी वक्त मुझे सच बता दिया था कि तुम एक जादुई जंगल से घूमते घूमते हमारी दुनिया में आकर भटक गए हो और अपना घर भूल चुके हो। देखो, तुम्हें देखकर मुझे वाकई में तरस आ गया, इसीलिए मैंने तुम्हें मित्र बना लिया। लेकिन सब लोग मेरे जैसे नहीं होते हैं मित्र। हाँ। अच्छा, आप बातें छोड़ो, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। आओ आओ आओ। पारस हमदम के साथ आगे बढ़ा और देखा कि एक सपेरा बीन बजा रहा था। उसके आसपास बच्चे, बुजुर्ग और लोग खड़े थे। एक सांप बीन के इशारे पर नृत्य कर रहा था। पारस कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा और फिर अपने घोड़े को घर चलने का इशारा किया। कुछ देर बाद पारस अपने घर पहुँचा और भोजन करने लगा। हमदम को भी बड़े प्रेम से चारा डाला। अरे भाई, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। इतना कहकर पारस सो गया। अगले दिन सुबह उठकर उसने हमदम से कहा, तो चलो मित्र, आज हमें दूसरे गांव जाना है, चलो। पारस अपने घोड़े को लेकर घर से निकला ही था कि उसने देखा गांव में भीड़ एकत्रित है। गांव का मुखिया फूट फूट कर रो रहा था। अरे क्या बात है मुखिया जी, क्या हो गया? अरे पारस, मेरा 10 वर्षीय पुत्र खेल रहा था। अचानक झाड़ियों से एक सांप निकला और उसको डस लिया। मुखिया ये कहकर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां अचानक बीन की आवाज गूंजी। आवाज सुनकर सभी गांव वाले चौंक गए। वही सपेरा जो एक दिन पहले दूसरे गांव में खेल दिखा रहा था, वहां आ पहुंचा। क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे तुम कौन हो? ये सपेरा है मुखिया जी। कल मैंने इसे दूसरे गांव में सांप का खेल दिखाते हुए देखा था। मुखिया ने सपेरे को सारी घटना बताई। तो इसमें चिंता की बात क्या है? अरे वैद्य ने कह दिया है कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। सपेरे का किरदार रहस्यमयी होता है मुखिया जी। और ये हर कोई नहीं समझ सकता। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रुको रुको रुको। इतना कहकर सपेरे ने अपने झोले से एक जड़ी बूटी निकालकर मुखिया के पुत्र के उस स्थान पर लगा दी जहाँ पर सर्प ने डसा था।
कुछ ही देर में मुखिया का पुत्र होश में आ गया। मुखिया ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और सपेरे के सामने हाथ जोड़ दिए। हाँ, अरे सपेरे महाराज, आपकी तो हमारे गांव में बहुत आवश्यकता है। आप कहाँ रहते हैं? मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। मैं तो रमदा जोगी बहता पानी हूँ। अच्छा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं गांव में आपके लिए एक अच्छा सा ठिकाना बनवा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जंगलों में ही रहना पसंद करता हूँ। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक मंदिर है। समझ लो, मैं मंदिर के ही आसपास रहता हूँ। इतना कहकर सपेरा बीन बजाता हुआ रहस्यमयी अंदाज में वहां से चला गया। कुछ देर बाद पारस हमदम के साथ दूसरे गांव की ओर जाने लगा। हमदम बहुत खामोश था। और हमदम, क्या बात है? अरे भाई हमदम, कुछ बोलो भी। तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या हो गया? बात ये है मित्र कि न जाने क्यों मुझे सपेरे का किरदार कुछ सही नजर नहीं आया। मुझे उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा के संकेत मिले। ओ, ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। कल तो तुम सपेरे का तमाशा देखने की जिद कर रहे थे, पर आज जब सपेरे ने मुखिया जी के पुत्र की जान बचाई, तब तुम्हें उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा के संकेत मिले। ये क्या चक्कर है भाई? देखो मित्र पारस, तुम तो जानते हो मैं जादुई जंगल का घोड़ा हूँ। जब भी आसपास कोई बुरी शक्ति होती है तो मैं उसे महसूस कर लेता हूँ। हमदम की बात सुनकर पारस खामोश हो गया और कुछ नहीं कहा। शाम के समय मुखिया का पुत्र खाना खा रहा था कि तभी अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं। अरे ये क्या हो गया बेटा? तेरी आंखों का रंग कैसे बदल गया? मगर अगले ही पल मुखिया का पुत्र दरवाजा खोलकर भागने लगा। बेटा, अरे बेटा रुक जा। बेटा, अरे रुक जा, क्या हो गया? बेटा, अरे बेटा! मगर मुखिया का बेटा बड़ी ही फुर्ती से भागता हुआ जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। मुखिया जंगल की सीमा पर हाथ मलने लगा। इत्तेफाक से वहां पर पारस हमदम के साथ दूसरे गांव से व्यापार करके लौट रहा था। उसने मुखिया को गांव की सीमा पर देखा और चौंक गया। अब क्या हो गया मुखिया जी? अरे न जाने मेरे पुत्र को क्या हो गया। अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और वो घर छोड़कर ऐसा भागा कि रुका ही नहीं और जंगल की ओर भाग गया। मुखिया रोने लगा। पारस ये सुनकर चौंक गया। हमदम पारस की ओर देखने लगा। हो, मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास मेरा घोड़ा है और मैं अभी आपके बेटे को ढूंढ कर ले आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मुखिया रोने लगा और पारस हमदम को लेकर जंगल में चला गया। क्यों मित्र, अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ ना? हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या कहूँ। मतलब मुझे तो वो सपेरा ठीक लग रहा था। पारस, अगर वो सपेरा ठीक होता तो फिर अचानक से मुखिया के बेटे को कौन सी ऐसी बीमारी हो गई कि वो भागता भागता जंगल की ओर भाग गया? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अब जो भी हो, लेकिन हमें तो फिलहाल मुखिया के पुत्र को ढूंढना होगा। चलो। रात का समय हो चुका था। पारस अपने घोड़े हमदम के साथ मुखिया के पुत्र को जंगल में ढूंढने लगा। कुछ देर बाद पारस को एक तालाब नजर आया। प्यास के मारे मेरा तो गला सूख रहा है। जरा पानी पीकर कुछ देर आराम करते हैं, फिर गांव वालों को बताते हैं कि भैया मुखिया के बेटे का कोई अता पता नहीं मिला। हाँ। पारस तालाब के किनारे जाकर पानी पीने लगा, मगर तभी न जाने हमदम को क्या हुआ। मुझे याद आ गया, उस सपेरे ने कहा था कि वो जंगल के मंदिर के आसपास ही रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सपेरा मंदिर के आसपास ही मिलेगा। पारस कुछ कहने ही वाला था
कि तभी हमदम बड़ी तेजी से वहां से दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद हमदम घने जंगल में एक वीरान मंदिर के सामने खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। वो सपेरे को ढूंढने लगा। तभी अचानक झाड़ियों से एक बड़ा ही भयानक काला सर्प निकला और हमदम के पैर पर डस लिया। हमदम चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। हमदम की चीख पारस के कानों तक पहुंची। पारस घबरा गया। हे भगवान, ये तो हमदम की आवाज है। अरे आखिर मेरे हमदम को क्या हो गया? हमदम! हमदम! इतना कहकर पारस दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। हमदम! कुछ देर बाद वो हमदम के पास पहुंचा। हमदम के मुंह से झाग निकल रहे थे। अरे मेरे हमदम, मेरे हमदम! उठो मेरे मित्र, तुम्हें क्या हो गया? जल्दी से उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पूरे संसार में तुम ही तो मेरे एक मित्र हो। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं किससे बात करूंगा? ए हमदम, हमदम, उठो मेरे मित्र, उठो, उठो ना, उठो। लेकिन घोड़े ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था और अब पारस का हमदम संसार को अलविदा कह चुका था। पारस की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नजर घोड़े के एक पांव पर पड़ी, जहां पर सर्प के डसने के निशान थे। पारस समझ गया कि हमदम को एक सर्प ने डसा है। पारस नम आंखों से अपने घोड़े को वहीं पर दफनाकर अकेला रोता हुआ गांव लौट आया। गांव में मुखिया और कुछ गांव वाले एकत्रित थे। क्या हुआ? मेरे पुत्र का कुछ पता चला क्या? नहीं पता चला, कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, मेरा साथी, मेरा मित्र, मेरा घोड़ा, मेरा हमदम, सर्प डसने से वो चल बसा, वो नहीं रहा। इतना कहकर पारस रोते हुए अपने घर की ओर चला गया और मुखिया फूट फूट कर रोने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। मुखिया का पुत्र फिर कभी नहीं मिला। इधर पारस हमदम की याद में अकेला पड़ गया। इधर दूसरी ओर, पिताजी, कुछ समय से मुझे एक सपना बार बार आ रहा है। कैसा सपना रूपमती? बताइए। पिताजी, सपने में मुझे एक जंगल के बीच मंदिर दिखाई देता है। मंदिर? साधु महाराज ने कहा था कि जब कभी भी तुम सपने में जंगल का मंदिर देखो तो तुम्हें उसके दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तब तो मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगी। लेकिन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं पिताजी, मैं मंदिर के दर्शन करने अकेले जाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, अपने 2 सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजते हैं और तुम डोली में बैठकर जाओगी, क्योंकि जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। कुछ ही देर में रूपमती डोली में बैठ गई और 2 सैनिक जंगल के रास्ते होते हुए मंदिर की ओर चलने लगे। रूपमती डोली के अंदर बैठी थी कि तभी एक मधुमक्खी डोली में घुस गई और उसके हाथ में काट लिया, जिस हाथ में उसने वो कंगन पहना था। रूपमती पूरी तरह से परेशान हो गई और सैनिकों को आवाज लगाने लगी, डोली रोको सैनिकों। सैनिकों ने तुरंत डोली रोक दी। रूपमती डोली से बाहर आ गई। क्या हुआ राजकुमारी जी? मेरे हाथ पर मधुमक्खी ने काट लिया है, जिससे मेरे हाथ में खुजली हो रही है। सैनिक ने देखा कि राजकुमारी का हाथ लाल हो गया है और थोड़ी सूजन आ गई है। राजकुमारी, आप एक काम कीजिए, इस कंगन को उतार दीजिए। मैं आपके हाथ पर ठंडा पानी डाल देता हूँ, जिससे मधुमक्खी का जहर कम हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर कुछ लोहे का सामान रगड़कर मिट्टी लगा दूंगा। रूपमती ने कंगन उतारकर डोली में रख दिया और सैनिक ने ठंडा पानी डाल दिया। कुछ ही देर में उसके हाथ की खुजली सही हो गई।
अचानक एक तोता बड़ी तेजी से उड़ता हुआ आया और अगले ही पल वो तोता कंगन को उठाकर पूर्व दिशा में उड़ गया। ये क्या? ये तोता मेरा सोने का कंगन उठाकर कहाँ ले गया? राजकुमारी जी, वो छोटे से कंगन के लिए परेशान होने की क्या आवश्यकता है? आप तो राजकुमारी हैं, आपके पास तो ऐसे सैकड़ों कंगन होंगे। लेकिन वो कंगन बहुत खास था और पिताजी को मैं क्या जवाब दूंगी? अब जो भी हो राजकुमारी, पहले जल्दी चलिए, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर हम उस तोते को ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए। रूपमती दोबारा डोली में बैठ गई, मगर डोली थोड़ी आगे चली ही थी कि अचानक राजकुमारी रूपमती रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद सैनिकों को डोली हल्की लगी। वो चौंक गए। जैसे ही उन्होंने डोली के अंदर देखा, राजकुमारी वहां से गायब थी। राजकुमारी के गायब होते ही वो दोनों सैनिक राजमहल की ओर दौड़े और जाकर राजा उदयभान को सारी घटना बताई। क्या कहा? साधु महाराज ने कहा था कि उस कंगन को किसी भी कीमत पर राजकुमारी के हाथ से नहीं उतरना चाहिए था। राजकुमारी ने गलती कर दी। कुछ देर बाद राजा उदयभान घने जंगल में सैनिकों के साथ साधु को ढूंढ रहा था, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। राजा उदयभान मुंह लटकाए चुपचाप अपने सैनिकों के साथ दरबार में लौट आया। कुछ ही देर में सारे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी रूपमती डोली के अंदर से अचानक गायब हो गई। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, लेकिन राजकुमारी रूपमती का कोई पता नहीं चला। पारस जो अकेला पड़ चुका था। गांव में अचानक से सपेरे का आना, मेरे हमदम का सांप डसने से मर जाना और राजकुमारी रूपमती का गायब हो जाना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं अपने हमदम को तो नहीं बचा पाया, लेकिन राजकुमारी रूपमती को जरूर बचाऊंगा। मुझे इस रहस्य की तह तक जाना होगा। कुछ देर गहरी सोच में डूबकर पारस उठ खड़ा हुआ। न जाने क्यों मुझे लगता है कि मेरे सवालों का जवाब जंगल के उस मंदिर के आसपास ही छिपा है। मुझे वहां जाना होगा। पारस जंगल की ओर बढ़ गया। पारस खोजबीन करते हुए उसी जगह पहुंचा जहां रूपमती डोली में से गायब हुई थी। तो गांव वालों का तो कहना है कि यहीं पर डोली थी और यहीं से राजकुमारी गायब हुई हैं। अचानक पीछे से बूढ़े व्यक्ति की आवाज गूंजी। लेकिन जो मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा। हैं? कौन हो तुम? इस जंगल का रहने वाला, संसार की मोह माया से मुक्त होकर अकेला जी रहा हूँ। तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा राजकुमारी रूपमती का कंगन एक तोता लेकर उड़ गया और उसी समय डोली में बैठी राजकुमारी अचानक से गायब हो गई। ओहो, तो इसमें खास क्या है? ये तो सब जानते हैं, पूरा गांव जानता है कि राजकुमारी गायब हो गई हैं। क्या तुम्हें विचित्र नहीं लगता? एक तोता राजकुमारी का कंगन मुंह में दबाकर उड़ गया। ये तोते जो होते हैं ना, वो ऐसी हरकत नहीं करते और मैं जानता हूँ ये तोता कहाँ रहता है। पारस चौंक पड़ा। बूढ़ा उसका हाथ पकड़कर एक गुफा की ओर ले गया। गुफा के भीतर एक तोता बैठा था। उसके सामने कंगन रखा था। तो यही तोता है। तोता अचानक मनुष्य की आवाज में बोल उठा। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? अरे, तुम मनुष्य की भाषा में बोल रहे हो? क्या तुम भी उस जादुई जंगल से आए हो जैसे मेरा हमदम घोड़ा मित्र आया था? नहीं, मैं कोई जादुई जंगल से नहीं आया।
तो फिर तुमने राजकुमारी का कंगन क्यों चुराया? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है पारस, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पारस तोते को सारी घटना बताते हुए बोला। मैंने अपने अपने मित्र, अपने एकमात्र मित्र हमदम को खो दिया। ऐसा लगता है जैसे उसकी हत्या हुई है और मैं सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूँ। ओ, तो इसका मतलब तुम मदद के लिए आए हो। तब तो मैं तुम्हें राजकुमारी का रहस्य जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले महाराज को यहाँ बुलाकर लाना होगा। हाँ, तुम्हें पता है राजकुमारी कहाँ है? हाँ, लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जिसे महाराज के लिए जानना बहुत जरूरी है, और समय बहुत कम है। आज पूर्णिमा की रात है और ये रात राजकुमारी के लिए बेहद भारी है। जल्दी से जाओ। पारस तुरंत महल की ओर दौड़ पड़ा। पारस पूरी घटना राजा उदयभान को सुनाने लगा। हमने भी सुना था कि राजकुमारी का कंगन एक तोता ले गया, लेकिन वो मनुष्य की भाषा बोलता है। ये तो अत्यंत विचित्र है। चलो, हमें भी जानना होगा कि आखिरकार ये तोता हमें क्या बताना चाहता है। चलो। राजा उदयभान और पारस गुफा की ओर बढ़ गए। तोता राजा उदयभान को देखकर भावुक हो गया। आ गए पिताजी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। पिताजी, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे पिताजी कहकर कैसे बुला सकते हो? मेरी एक ही संतान है, राजकुमारी रूपमती। नहीं पिताजी, राजकुमारी रूपमती आपकी पुत्री नहीं, असली संतान मैं हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। राजा उदयभान हतप्रभ रह गया। इतना कहकर तोता पारस की ओर देखकर बोला। तुम्हें वो सपेरा याद है ना? हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरे हमदम को उस सपेरे पर शक हुआ था। और तुम्हें वो साधु याद है? हाँ हाँ, उसी साधु की कृपा से तो वो शेर उस दिन मेरी पुत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, और साधु महाराज ने मेरी पुत्री को रहस्यमयी जादुई कंगन दिया जो तुम्हारे पास है। अगर तुमने वो कंगन चोरी नहीं किया होता तो मेरी पुत्री गायब नहीं होती। हाँ, साधु ने तुमसे झूठ बोला। वो साधु और सपेरा एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये सुनकर राजा उदयभान और पारस चौंक गए। तो इस रहस्य की शुरुआत 20 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। 20 वर्ष पहले सपेरा और साधु गहरे मित्र थे, पर एक दिन सपेरे ने एक जादुई लोक वरुण ग्रह के 2 वासियों को देखा। वो मनुष्य के रूप में थे और उनमें से एक स्त्री गर्भवती थी। सपेरे के मन में लालच आ गया। कैसा लालच? वरुण लोक एक जादुई लोक है। समझ लो कि एक दूसरी दुनिया। वहाँ के वासी भी हमारी और तुम्हारी तरह ही दिखते हैं, मगर उनमें जादुई शक्ति होती है। जब भी वरुण लोक की कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा अपने 21 वर्ष की आयु में अपने मुंह से एक जादुई पत्थर, जो कि एक मणि के प्रकार का होता है, उसको जन्म देता है। अगर वो जादुई मणि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। साधु अपने वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी एक सपेरा आया। मेरे मित्र साधु, मेरे पास एक ऐसा रहस्य है कि अगर तुम उसे जान लोगे तो तुम संसार के सबसे शक्तिशाली साधु बन जाओगे, और मैं सबसे शक्तिशाली सपेरा। कैसा रहस्य? यहाँ से दूर एक खंडहर में एक वरुण लोक की वासी है। वो मनुष्य रूप में है और एक गर्भवती स्त्री है। वो जल्द ही एक पुत्री को जन्म देने वाली है। तुम अपने मंत्रों की शक्ति से उन दोनों को समाप्त कर दो, और जब वो पुत्री जन्म लेगी तब हम उसे अपने काबू में कर लेंगे।
मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद वो 21 वर्ष की आयु से पहले अपने असली रूप में नहीं लौट पाएगी। पर हाँ, 21 वर्ष की आयु के बाद वो अपने मुख से मणि उत्पन्न करेगी और हमें वही तो मणि चाहिए। अरे तुम बिल्कुल मूर्ख हो सपेरे। वरुण लोक की स्त्री की पुत्री से मणि छीनना इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए मुझे एक विशेष यज्ञ करना होगा और अपने प्राण एक कंगन में डालने होंगे। इसके बाद भी शक्ति पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी। तुम्हारे प्राण भी उस कंगन में डालने होंगे और जब वो स्त्री 21 वर्ष की हो जाएगी तब पूर्णिमा की रात से पहले उसे वो कंगन पहनाना होगा। पूर्णिमा की रात जब वो मणि को जन्म देगी तब वो असहाय हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्राण उस कंगन में रहेंगे और तब हम उस मणि को छीन लेंगे। समझे? मैं तो सब कुछ समझ गया। देर किस बात की है, जल्दी करो। मेरे और अपने प्राण उस जादुई कंगन में डाल दो। हम दोनों उसके बाद सब कुछ हड़प लेंगे। साधु गहरी सोच में डूब गया पर कहा, लेकिन ध्यान रहे, हाँ, तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। खतरों से खेलना हमारा काम है। सपेरे हैं हम, सपेरे। सांपों को अपने कंधे पर लेकर घूमते हैं। खतरा मोल लेने वाला ही इस संसार पर शासन करता है। साधु ने यज्ञ किया। कुछ ही समय में सपेरे और साधु के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और वो दोनों एक सुनहरे कंगन में प्रकट हो गए। याद रखो, अब हम दोनों के प्राण इसी कंगन में हैं। अगर कंगन को कोई नुकसान पहुंचेगा तो हम दोनों नष्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ, समझ गए। अब चलो, जल्दी से खंडहर चलो। सपेरे ने साधु को खंडहर में ले जाकर देखा कि एक स्त्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। अब जल्दी से अपने मंत्रों की शक्ति से उन दोनों को समाप्त कर दो। जल्दी करो। साधु मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और दोनों वरुण लोक के वासी पर पड़ी। वो दोनों जलकर राख हो गए। साधु ने नवजात कन्या को उठाया। हाँ, अब इस पुत्री का क्या करें? 21 वर्ष तक इसे कहाँ रखेंगे? मैंने सुना है कि राजा उदयभान की पत्नी भी गर्भवती है। एक काम करते हैं, हम राजा उदयभान की संतान उठा लेते हैं और इस कन्या को राजा उदयभान के घर में छोड़ देते हैं। वो इसे अपनी पुत्री समझकर पालेगा और जब वो 21 वर्ष की हो जाएगी तब हम अपनी योजना लागू करेंगे और मणि प्राप्त कर लेंगे। क्या कहते हो? वाह, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। साधु और सपेरे ने तय किया कि वो राजा उदयभान के घर ये कन्या छिपा देंगे और अपना षड्यंत्र आगे बढ़ाएंगे। और रंग बिरंगी किरणों के साथ वो दोनों गायब हो गए। कुछ ही देर में वो दोनों राजमहल के कक्ष में पहुंच गए, जहां राजा उदयभान की पत्नी बेहोश पड़ी थी और पास में एक नवजात शिशु खेल रहा था। हाँ, लगता है इसने अभी अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है। साधु ने नवजात शिशु को उठाया और उस कन्या को राजा उदयभान के कक्ष में रख दिया। फिर रंग बिरंगी किरणों से वो दोनों गायब हो गए और कुछ देर बाद वो दोनों खंडहर पर लौट आए। ओहो, अब इस नवजात शिशु का क्या किया जाए? ये तो राजा उदयभान का पुत्र है। क्या इसे मार दिया जाए क्या? अरे काम करो ना, अपने जादू से इसे एक तोते में बदल दो। सारा जीवन राजा उदयभान का पुत्र तोता बनकर हमारी सेवा करता रहेगा। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल नवजात शिशु एक तोते में बदल गया। याद रखना, ये लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी और अपने मुंह से मणि देगी। तब हर सूरत में ये कंगन उसके हाथ में होना चाहिए। उस समय हमें एक 10 वर्षीय बच्चे की बलि देनी होगी, तभी वो असहाय होगी
और मणि हमें मिल जाएगी। तब हम बन जाएंगे सर्वशक्तिशाली। बड़े होकर उन दोनों के रहस्य को जान गया, इसीलिए राजकुमारी रूपमती के अपहरण से पहले मैं कंगन को लेकर वहां से भाग गया। तब से मैं सोच रहा था कि साधु और सपेरे का अंत कैसे करूं। इत्तेफाक से पारस यहाँ आ गया। मैं जानता हूँ कि वो खंडहर कहाँ है। चलो मेरे साथ, आओ। खंडहर के भीतर राजकुमारी रूपमती और मुखिया का पुत्र एक पिंजरे में बंद थे। मुखिया का 10 वर्षीय पुत्र आश्चर्य से इधर उधर देख रहा था, मानो कि वो अब तक किसी सम्मोहित अवस्था में हो। तभी वहाँ रंग बिरंगे प्रकाश में सपेरा और साधु प्रकट हुए। आप तो वही साधु महाराज हैं। हाँ, मैं वही साधु महाराज हूँ। आज रात पूर्णिमा की रात है। आज रात तुम अपने मुंह से मणि को जन्म दोगी और हम उस मणि को प्राप्त कर लेंगे। तभी सपेरे की नजर राजकुमारी की कलाई पर पड़ी। अरे वो कंगन कहाँ गया? मेरे डोली से गायब होने से पहले ही एक तोता उसे उठाकर ले गया। साधु क्रोधित हो उठा। ओह, मैंने कहा था कि उस राजकुमार को मार डालो। अब वो कंगन लेकर कहाँ गया? उसे ढूंढो, जाओ। तभी राजा उदयभान, पारस और वो तोता वहां पहुँचे। तोते को देख साधु और सपेरा चकित रह गए। बस, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सारा रहस्य खुल चुका है। देखो, इस कंगन को तोड़ दो, जल्दी करो। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती हरगिज मत करना। ये बताओ कि तुमने ही मेरे मित्र, मेरे हमदम को मारा था ना? जब वो घोड़ा जंगल के मंदिर के पास घूम रहा था तो मुझे उस पर शक हुआ और मुझे लगा कि ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसीलिए मैंने एक जहरीले सर्प को आदेश देकर उसे मरवा दिया। मुखिया के पुत्र को जिस सर्प ने डसा था वो सर्प एक जादुई सर्प था। मुखिया के पुत्र के शरीर के अंदर जादुई जहर फैल गया। इसीलिए वो रात के समय अचानक से सम्मोहित होकर सीधा जंगल की ओर भागने लगा और यहाँ हमारी कैद में स्वयं आ पहुंचा। पारस ने तुरंत कंगन को तोड़ा। अगले ही पल साधु और सपेरे के शरीर में आग लग गई आ, आ! और वो चीखते हुए जलकर राख हो गए और पिंजरा वहां से गायब हो गया। उसी क्षण रंग बिरंगे प्रकाश से वो तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। तभी राजकुमारी रूपमती ने उल्टी करते हुए अपने मुंह से मणि उगल दी। राजा उदयभान अपने पुत्र और पुत्री को महल में ले आया।